नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी ने एमपी में 10 दिन के भीतर प्रदेश की सत्ता पलट दी थी, पर सरकार बने 2 महीने बीत जाने के बाद भी शिवराज को मंत्रिमंडल विस्तार करने में पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या ये सरकार बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है? मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही ये देरी ही क्या मंत्री पद की आस लगाए बैठे बीजेपी विधायकों की बेचैनी बढ़ा रही है? घबराहट ही है जो कहीं ट्वीट तो कहीं बयान की शक्ल में सामने आ रही है। पूर्व मंत्री और शिवराज के बेहद करीबी राजेंद्र शुक्ल के ट्विटर अकाउंट पर लिखी ताजा इबारत क्या कहती है? एमपी की सियासत गरमा रहा राजेंद्र शुक्ला का वो ट्वीट जिसमें शुक्ला ने अभिनेता सोनू सूद से मुंबई में फंसे रीवा सतना के लोगों की वापसी के लिए मदद मांगी है। हमारे रिपोर्टर से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात भी की और फिर स्वीकारा कि हाँ, मैंने मदद मांगी है और सोनू चूंकि सबकी मदद कर रहे हैं तो मदद मांगने में बुराई क्या है। उन्होंने ये जोड़ा कि हमारी सरकार भी इतने इतने लाख एक फिगर बताया कि मजदूरों को वापस बुला चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने मदद मांगी है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज के होते बीजेपी के पूर्व मंत्री को सोनू सूद से मदद की गुहार क्यों लगानी पड़ी? रीवा सतना जिले के लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से मांगी जा रही है मदद क्या दबाव की सियासत है? जिस प्रदेश में 5,45,000 मजदूरों की प्रदेश में वापसी का दावा सरकार कर रही है, वहां रीवा सतना के मुंबई में फंसे 168 लोगों की वापसी कौन सी मुश्किल थी? राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट के जरिए ली अंगड़ाई तो पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने तो सीधे ही कह दिया कि नई कैबिनेट में परफॉर्मेंस बनना चाहिए मंत्री पद का आधार। उन्होंने गिनाया भी कि जब मैं मंत्री था तो टूरिज्म के कितने कितने अवार्ड मिले थे। सवाल यह है कि बीजेपी में मंत्री पद की आस में बुलंद होते ये बयान, ये घबराहट क्या उपचुनाव के पहले ही बीजेपी की मुसीबतें तो नहीं बढ़ा देगी? क्या बीजेपी के लिए सरकार बनाने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा सत्ता में बने रहना? सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अभिनेता सोनू सूद को किए गए ट्वीट के साथ लगाई गई रीवा सतना के मुंबई में फंसे लोगों की ये सूची देखिए जरा। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल इस सूची को सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा सकते थे। 5 लाख से ऊपर मजदूरों की वापसी हुई है मध्य प्रदेश में, उसमें 168 लोगों को मुंबई से रीवा सतना पहुंचाना कौन सा मुश्किल था सरकार के लिए? राजेंद्र शुक्ल ने लेकिन गेंद फेंकी और कांग्रेस को तो फिर लपकना ही था। लगातार सरकार कह रही कि हम एक मजदूर को लेके आने का काम किया है, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जिन्होंने कल ट्वीट करा, वहां के सांसद ने ट्वीट करा कि सोनू सूद जी हमारे क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भेजने में कृपया कर मदद करें। क्या राजेंद्र शुक्ल का ये ट्वीट दबाव है सरकार पर? शुक्ल अकेले नहीं, विधायक सुरेंद्र पटवा तो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ मैदान में हैं और कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ही बताती है कि मंत्री पद के लायक कौन है। न केवल टूरिज्म बल्कि कृषि कर्मठ पुरस्कार भी हम लोग लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे उन्होंने परफॉर्मेंस बेस पे काम किया है और उसी का कारण है कि हमें लगातार 5 साल तक टूरिज्म के अवार्ड मिले, लगातार 3 बार बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का अवार्ड भी हमें मिला। शिवराज सरकार को टेका दिए कांग्रेस से आए 22 पूर्व विधायकों की अनदेखी बीजेपी नहीं कर सकती। अपने भी किसी असंतोष में ना आए, इसका भी ख्याल रखना है। 19 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव तक बीजेपी नए हो या पुराने किसी की भी बगावत का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। सरकार चलाने का लंबा तजुर्बा लिए बैठे शिवराज क्या इसीलिए कैबिनेट का विस्तार लगातार टाल रहे हैं? जो व्यक्ति जिसे विस्तार करना है उसके बराबर अनुभव मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। 15 साल तक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहा शिवराज सिंह जी के अलावा, और उनसे ज़्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार आज तक किसी ने नहीं किया जितना वो करने वाले हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहो, मैं भी निश्चिंत हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। सत्ता में साझेदारी सबसे मुश्किल होती है, फिर एमपी में तो बीजेपी को इसकी आदत भी नहीं। क्या कांग्रेस से आए मेहमानों को सिर आंखों पर बिठाए पार्टी के विधायक इतनी आसानी से लाल बत्ती का मोह छोड़ पाएंगे? 15 साल सत्ता में रहे शिवराज के लिए अब है असल इम्तिहान। क्या हो पाएगा सबका साथ और सबका विकास? सवाल उठने लगे हैं और जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रजनी जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, बहुत ऊर्जावान विधायक हैं, कांग्रेस के युवा भी हैं, कुणाल जी का भी स्वागत है।
तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे रजनीश अग्रवाल साहब के साथ। रजनीश जी, हम लगातार आंकड़े जो है वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार आपके मुंह से सुन लें, कितने मजदूर अब तक ला चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार सर? देखिए, आप भी जानते हैं, गांव-गांव में लौटे मजदूर भी जानते हैं, और स्वाभाविक है कि ये आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं। 5 लाख से ज्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, अन्य राज्यों में थे, सरकार ने बसों से, ट्रेन से लौटाने का तो ये काम 5 लाख और जो 5,80,000 ले आए, 168 क्यों छोड़ दिए राजन शुक्ला जी के इलाके के भाई? देखिए, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजन शुक्ला जी के बारे में बता दूं कि सरकार के इस अभियान से शुरुआत से वो जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो टास्क फोर्स कोविड-19 के संकट को लेकर समाधान देने के लिए बनाई है, उसके भी वो सदस्य हैं। इसलिए मुझे पता नहीं कि वो किस आधार पर कैसे ये बात कह रहे हैं। और दूसरी ओर सुनील सूद अगर आर्थिक रूप से समृद्ध संपन्न है, तो मैं जितना राजन शुक्ला जी को जानता हूँ, ईश्वर ने उन पर सोनू सूद भाई, सुनील सूद भोपाल के हैं। सोनू सूद क्षमा करिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि उसमें कहीं कोई दूसरा कारण नहीं है। बाकी वो क्यों किया, किस कारण किया, मैं नहीं कह सकता, वो वही बता सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार एकमात्र पूरे देश में सरकार है जिसने तत्परता से सबसे पहले मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित करवाने का काम किया था और उनको राशन मुहैया कराने का काम किया था। और सांच को आंच क्या, ये तो गांव-गांव, घर-घर जो आपके दर्शक हैं वो भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है साहब। कुणाल चौधरी साहब, 5,80,000 लेके आ चुके हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं भाई। अब 168 मान लो राजन शुक्ला जी के छोड़ दिए, तो आप लोग रिट्वीट कर रहे हो उसे, 168 ही छूटे हैं ना। देखिए, पहली बात तो मैंने राजेंद्र शुक्ला जी को उस मामले में कोई छोड़े नहीं है, एक जनप्रतिनिधि छोड़े नहीं है, कि वो ये गलत बात है। व्यवस्था। अब रजनीश जी थोड़ा शांत रखा करो। आपकी बात पूरी सुनी हूँ, पूरी बात आ गई, अब सबको अपनी बात करने का मौका दिया करो। और बेबस मजदूरों पे थोड़ा हंसना बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा यह आग्रह है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश, मैंने कोई गलत बात नहीं, राजेंद्र शुक्ला जी एक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि वो कैसे भी करके किसी की भी मदद लेके अपने लोगों को लाने का काम करें। आप अपने ऊपर ध्यान रखें। नहीं, क्या ये नहीं, एक मिनट अपनी बात, राजनीति करने का मैं काम अपने ऊपर ध्यान कांग्रेस ने किया है रखे थोड़ा, और इसलिए इस प्रकार की भाषा व्यक्तिगत तौर पर ना बोलें। फिर ये नौटंकी मुझे ना सिखाएं। नहीं, आप शांति, बिल्कुल आपके जो हमेशा आपके जिस प्रकार से ये किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति आपकी अनुवाद के बजाय कंटेंट पर जाते हैं, एक समाधान निकालना, राजन शुक्ला जी की मदद करनी है। वापस आ जाए, इस पर बात चल रही। कुणाल जी की बात पूरी कर लेते हैं। चलिए, विवाद राजेंद्र शुक्ला जी ने आईना दिखा दिया तो क्या हो गया? अभी दैहिक तकलीफ हो गई, रुको अभी। राहुल गांधी जी के चेले चपाटे के लिए हमें ना सिखा। अरे ये अब इधर उधर की बातों की जगह अपने उस पर थोड़ा शांति रखो, थोड़ा शांति। रजनीश, बहुत हो गई, अब शांति, थोड़ी शांति हो गई शांति। बात अपनी हो गई, अपनी बात सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। ये मरते गरीब मजदूर को देख के मुस्कुरा नहीं सकता है ना। देखिए, हम देखिए, तुम देखिए, हो जाएगा इस मध्य प्रदेश में। एक बात कुणाल चौधरी, कट टू कट बात पूछ लेता हूं। चलिए, मैं रंजीत जी कुणाल जी से सवाल ले लूं, आपसे भी सवाल किया, उसी सवाल का जवाब चाहूंगा। कुणाल चौधरी जी क्लेम कर रहे हैं कि 5,80,000 वापस ले आए, 168 यदि नहीं ला पाए राजेंद्र शुक्ला जी के, और उनने सोनू सूद से मांग भी ली मदद, तो फिर क्यों आपकी पार्टी से रिट्वीट होना चाहिए? आ जाएंगे भाई वो 168 भी। मैंने क्या कहा कि राजेंद्र शुक्ल जी ने बेहतर काम किया और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि कैसे भी करके लाए। हम भी हमारे यहाँ से 5,000 लोग मेरे क्षेत्र के लाया, तो मैंने चाहे महाराष्ट्र के लोगों से मदद ली और राजस्थान के लोगों से, गुजरात के लोगों से मदद लेके, सब लोगों से, चाहे ट्रेन का किराया, बसों के माध्यम से लेके आए। और ये एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। पर लगातार जनप्रतिनिधि ने, जो ये सरकार एक अलग अलग दावे कर रही कि हमने इतने लोग ले आए, हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का और उसके साथ सांसद ने भी इसको ट्वीट करा था कि कहीं ना कहीं जब अपने क्षेत्र को लाने में लाचार है,
पहले भी यही बोल रहे थे, जो अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक भी पैदल नहीं चल रहा, प्रियंका जी को बुलाओ। अगले दिन ही इनके प्रदेश अध्यक्ष ने पैदल चलते हुए लोगों को चप्पल दी कि आप सागर तक पैदल जाओ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ये आईना दिखाने का काम करते हैं। अगर आईना उन्होंने दिखा दिया कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर मजदूरों के नाम पे झूठे आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, और इस आंकड़ों की बाजीगरी के बाद अगर अपनी बात को सही तरीके से उन्होंने रखा था, पर उसके साथ इतना प्रेशर भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि जिस तरह का एक गलत शब्द अगले ट्वीट में उन्होंने करा कि विधवा विलाप की बात करते हैं, उन बेबस महिलाओं के जिनके पतियों के मतलब रेल के पटरी पे वो मजदूर कट गया, सड़क पे वो मजदूर भूख से मर गया, कहीं ट्रेन में मर गया, उसको ना तो किराया सरकार ने दिया, खुद किराए से ट्रेन की टिकटों में किराए हमने देखे हैं कि ले जाके दिए, कई किराए आपने भी देखे होंगे और चैनलों ने भी दिखाए। उसके बाद उनको विधवा विलाप की उपाधि देना, किस तरह के शब्दों का चयन किया है, मैं उस शब्द की भी घोर निंदा करता हूं। और कहीं ना कहीं अगर सच का आईना दिखा, आप देखो ट्वीट देखो, आप ट्वीट देखो, अरे ट्वीट देखो, अभी आप ट्वीट देखो राजेश शुक्ला जी एक बात है, ट्वीट देखो, अगर उसका समर्थन करते हो क्या आप समर्थन करते हो? आप गरीब मजदूर के विधवा विलाप का समर्थन करते हो? मैं तो जरूर आपके ऊपर शर्म आती है, आप जैसे लोगों के ऊपर के सोनू सूद आप जैसे लोगों को शर्म आती है, उनके परिवार के लोग सुरक्षित पहुंचे हैं, तो सैल्यूट है भाई। आपको शर्म आती है आप पे? के मसले में बिल्कुल समर्थन करते हैं, हमको भरोसा है। तीसरा मेहमान नहीं, दिनेश गुप्ता। सरकार रवि जी आऊंगा आप पर। दिनेश जी इस लोगों को ट्वीट जिस के प्रकार की मायने राजनीति क्या करते हो? आऊंगा कुणाल जी, आऊंगा कुणाल जी। रजनी जी ये व्यक्तिगत हो जाएगा सर, 1 to 1 तो मजा भी नहीं आता, दर्शकों को भी समझ नहीं आता कि किस मसले पे लड़ाई चल रही है। दिनेश गुप्ता जी, ये इस ट्वीट के निहितार्थ क्या हैं? और दूसरी बात ये कि अगर ये के 5,80,000 में हो सकता है संख्या मेरे से उच्चारित करने में विलंब हो जाए, गलती हो जाए, चूक हो जाए, क्योंकि लगातार बढ़ रही संख्या सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मजदूरों की वापसी की, तो वो ऊपर नीचे हो सकती है। इतने लाख बुला लिए तो ये 168 कैसे छूट गए, और फिर उनके ट्वीट करने के निहितार्थ क्या है? दिनेश जी। देखिए प्रवीण जी और राजेंद्र शुक्ला जी ने जैसा खुद भी बताया कि वो 70,000 तो बिंद के ही लोग वापस लौटे हैं। अब जो है राजेंद्र शुक्ला जी को जो है ये वो इतने बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, ये प्रदेश की राजनीति का, वो किसी को भी एक मैसेज कर देते इस सरकार में तो वो मजदूर उनके महाराष्ट्र से जो है रीवा पहुंच जाते, सतना पहुंच जाते, शहडोल पहुंच जाते, जहां चाहते वो वहां पहुंच जाते। ऐसा नहीं है कि उनको ये अपनी स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं है। आप मार्च का वो दृश्य भी याद करिए कि हाँ फ्लाइट से जैसे वो चाहें, उनकी जो स्थिति जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जिस तरह की उनकी स्टैंडिंग है राजेंद्र शुक्ला जी की, उसके लिए हमारे पास तो मतलब आप प्रवीण जी जानते कि हम तो शब्दों में भी बयान अपन लोग नहीं कर सकते उसको कि जिस स्थिति में वो हैं। उनको लगा होगा कि शायद जो है सुनील सूद जी इस मौके, जो सर क्षमा करना, सोनू सूद जी इस मौके के लिए सबसे मुफीद होंगे। या तो ये होगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में जो है ट्राई किया होगा, हाँ सोनी सूद, उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार में ट्राई किया होगा तो हो सकता है कि वहां से कुछ उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला हो। दूसरा विकल्प के तौर पर हो सकता है कि उन्होंने ये सोनू सूद जी का फोरम इस्तेमाल किया हो, मुझे ऐसा लगता है। और आप ये देखिए कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उसमें कोई भी व्यक्ति जो सत्ताधारी दल का, यदि कांग्रेस की सरकार भी होती और इस तरह का ट्वीट उनका कोई विधायक, मंत्री, सांसद करता तो भी यही सवाल खड़े होते कि जो जब आपकी सरकार है तो आपको इससे हटकर दूसरी जगह सोचना क्यों पड़ रहा है और विचार क्यों करना पड़ रहा है। तो मुझे जो मौजूदा राजनीतिक स्थितियां जिस तरह के हम स्थितियां देख रहे हैं कि विधायक लोग अलग अलग बैठ के कर रहे हैं अपनी उपलब्धि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों जगह है उनकी सरकार। आप तो मतलब वो यदि रेल मंत्री को भी एक भेज देते तो भी आ जाते, वो ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत थोड़ी है कि आप अपने मजदूर निकालना चाहते हैं। कि जो आप पूरा राजनीतिक स्थितियां को देखिए, आपकी जिस तरह की स्थितियां हैं, और मतलब 2 महीने का टाइम बहुत लंबा समय हो जाता है मंत्रिमंडल के लिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत मेहनत लोगों ने की, क्योंकि 2018 में तो उतनी मेहनत सफल हुई नहीं थी जो हम ये देख रहे हैं कि 2020 में हुई है। तो लोगों की जो उम्मीद है कि कब पता नहीं नंबर लगेगा, तो जो हम इसे कहते हैं कि थोड़ा सा बेचैनी भी है लोगों में। इस बेचैनी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम उचित फोरम छोड़ के या अपने सरकार का फोरम छोड़ के
कहीं और भटक जाते हैं, या हम उसके माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमको अब आप पर भरोसा नहीं है, हमें आप जो है किसी दूसरे जो है हमको मार्ग पर जाना पड़ेगा। ये लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, तो वो ये बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में। ठीक है, एक बार रजनीश अग्रवाल साहब, जो आपने दिनेश गुप्ता जी को सुना, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब दें। और एक और मैं जोड़ देता हूं, ये जो पटवा जी के जो भतीजे हैं, उन्होंने भी कहा आज के भाई वो परफॉर्मेंस देखना चाहिए मंत्री बनाने से पहले, और तड़ से अपना परफॉर्मेंस गिना दिया कि मुझे टूरिज्म पे इतने इतने अवार्ड मिले थे। मीटिंगें चल रही हैं साहब, आप जब विपक्ष में थे तो आप कहते थे किचन डिप्लोमेसी चल रही है, लंच डिप्लोमेसी चल रही है। रोज हम भी सुनते हैं कि 3 लोगों का कहीं मिलन हुआ, 4 का कहीं हुआ। तो ये बेचैनी, दिनेश जी भी इशारा कर रहे हैं बेचैनी की तरफ, कब थमेगी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है प्रवीण जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि तीनों लोग मिलते हैं तो कई सारे विषय हैं, संगठन के भी विषय हैं, कई अभियानों के भी विषय होते हैं, चुनाव जो 24 विधानसभाओं के आने वाले हैं उनकी भी तैयारियों की हैं, पूर्णकालिक संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो वो सब तमाम व्यवस्थाएं होती हैं और निर्णय सामूहिक होते हैं, इसलिए सामूहिक विमर्श भी होता है। सब लोग सभी मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करने बैठे ऐसा नहीं। दूसरी बार ये बात तय थी, ये शुरू दिन से तय थी कि लॉकडाउन जब तक चल रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जेपी नड्डा साहब तो फरवरी में अध्यक्ष बन गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम भी नहीं आ पाई इस दौरान। तो बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष लॉकडाउन के पहले ही बन गए थे, उनकी टीम भी नहीं आ पाई। यहां तो कोई मंत्रिमंडल हो वैसा सवाल तो नहीं है, लेकिन हमने उस परंपरा जो कही थी उसका पालन करने का काम किया है। और जो बात पटवा जी कह रहे हैं, पटवा जी को भरोसा शिवराज सिंह जी पर तो होगा, पटवा जी को भरोसा शिवराज सिंह जी पर तो होगा कि वो जब सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन करते समय किन किन आयामों पर विचार करना है वो सोचकर ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि पटवा जी बहुत अच्छे से शिवराज जी के ऊपर आस्था रखते हैं कि उनका मंत्रिमंडल का जो चयन होगा वो बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होगा हर मायनों में, हर आयामों में। और वहीं दूसरी ओर जो बात है राजेंद्र शुक्ला जी की, उनके किसी भी तौर पर देखी जाए, एक बात बिल्कुल तय है कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों के जो प्रवासी श्रमिक हैं इस मामले में कहीं कोई कोताही, लापरवाही नहीं बरती गई। कांग्रेस केवल दूर खड़े होकर राजनीति, गंदी घटिया राजनीति करती रही बेहूदगी के शब्दों के साथ में, लेकिन भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में सराहनीय काम किया है, प्रशंसनीय काम किया। फिर भी कोई कमी कोर कसर रह गई होगी तो उसकी भी पूर्ति हमने लगातार करने की है। मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश जानता है, इसको अलग से कोई हमें साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की कलह जो है वो अलग प्रकार की, अभी आप देख ही गए हैं किस प्रकार से पिछले दिनों से खंडन और मंडन का दौर चल रहा है, बंटाढार बनाओ बंटाढार 2 में। वो उनकी राजनीति, मंत्रिमंडल का समय, विस्तार, सिलेक्शन, जो तमाम जो सवाल हैं जब सामने आएंगे तो आप देखेंगे कहीं कोई किसी लेस मात्र का भी संशय नहीं है। संशय नहीं है। एक बार हम रुक कर लेते कुणाल चौधरी जी का। कुणाल जी, बहुत प्रसन्नता, बहुत संभावनाएं, जब तक आपकी सरकार थी तब हम रजनीश जी से जो सवाल करते थे वही आपसे कर ले रहे हैं कि छींका टूटने की आस आप मत लगाइए, ये कह रहे हैं रजनीश जी की कोई संशय नहीं होगा, कोई नाराजगी नहीं होगी, ये एकजुट रहेंगे हमेशा। देखिए, पहली बात, हम किसी छीके का इंतजार नहीं कर रहे, हम जनता के जनादेश से सरकार बनी थी और जनता ने जनादेश दिया था, और जनता के जो 24 चुनाव होंगे उन जनादेश का इंतजार कर रहे हैं, ना कि ये, क्योंकि ये खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, उस समय गिर जाएगी। दूसरी बात, जो मिलने की बात आपने कही, तो जो मिले थे कि जिन्होंने लिखा कि मैं भी चौकीदार, वो तो हो गए बाहर, और जिन्होंने लिखा चौकीदार चोर है वो हो गए मंत्री। तो कहीं ना कहीं बिकाऊ लाल मिलावट सिंहों के माध्यम से जिस प्रकार की स्थिति, 2 तारीख की तारीख दे दी गई थी, यहाँ पे मिंटो हॉल में होना था, पर जो डर और घबराहट इनमें हमें नहीं है, कोई बात नहीं। और स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये इनके लोग कह रहे हैं, इनके लोगों ने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन्होंने इस पार्टी के लिए जीवन दिया वो बाहर बैठे हुए हैं, 7-7, 8-8 बार के विधायक, और कहीं ना कहीं जिनको पैसा भी मिला
जो बिके भी सही और आज ही उनको मंत्री बनना है। तो ये अलग बात है कि कुछ सिपाही बनते रह जाए, जैसे रजनीश जी कितना ही झूठ बोलते रहते, कितना ही उनके पर्दा डालते रहते, पर इनके जैसे लोगों को जो बिगैर विधायक बने मंत्री नहीं बन सकते, पर मेहनत करते हैं। पर दूसरी तरफ वही जो बिकाऊ लाल मिलावट सिंह आए कि बिगैर विधायक बने मंत्री बन सकते हैं। स्पष्ट है इनकी नीति, नियत और चाल, चेहरा, चरित्र सब स्पष्ट हो चुका है। दूसरी चीज, आज आईना दिखाया है यहां पे इनके पूर्व मंत्री ने कि सरकार की स्थिति क्या है। मजदूरों में भी जो आपदा में राजनीतिक अवसर निकाल के आंकड़ों की बाजीगरी हमेशा शिवराज जी पहले किसान और गरीब पे करा करते थे, वही आंकड़ों की बाजीगरी मजदूरों में भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो हालत लोगों ने देखा है, बेल की जगह इंसान को जुटते हुए, इंसानों को लाठियों पे लाते हुए और इस मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मजदूरों को मरते हुए, उन बेबस बेसहाराओं के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी। और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम कोई लाता, मैं कहा उस बात को कि अच्छी बात है कि जैसे ला पाए, और ये जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, हम भी लाए। और ये जो बातें करते ट्रेन की, तो जो रीवा 3 ट्रेनें आई थी उसके पैसे डॉक्टर विश्वजीत कदम महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने भरे थे। राजस्थान की सरकारों की बसों से लोग आए, यहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर से लोग आए, गुजरात से, मैं खुद मोरबी के अंदर से मिस्टर अमित चावड़ा वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तीसरे मेहमान आग्रह करा, तीसरे मेहमान का पर्याप्त वक्त दिया दोनों को मैंने। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी को मजाक मत करा करो, जवाब लूंगा आपके पास आऊंगा, बेबसों के दर्द पे हंसना गलत है। जवाब लेने आऊंगा। दिनेश गुप्ता जी माफ कीजिए, कुणाल जी, वो तो शुक्ला जी ने बता दिया झूठ कौन बोल रहा है। ये बेचैनी आपको लग रहा है कि सतह पर आती जाएगी? दिनेश गुप्ता जी, ये बेचैनी दिन ब दिन सतह पर आती जाएगी, सतह पर आती जाएगी। तो अभी तो चलिए राज्यसभा चुनाव के चलते साथ लिया होगा कि अभी असंतोष बढ़ जाएगा तो राज्यसभा चुनाव में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ये उपचुनाव होंगे तो उसमें कुछ ऐसे आपको भी लगता है कि नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को? देखिए, उनकी जो जितनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी की, जो मैंने आपको कहा भी कि ये जो सरकार 2018 में यदि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार सरकार बना रही होती तो बहुत स्थितियां अलग होती। लेकिन ये जो अपने को मिली है सरकार, जो झोली में आकर गिर गई है अचानक, उस स्थिति में आपके पास बहुत सारे हो सकता है, कोई आपकी जो है कोई समझौता हुआ हो, कोई डील हुई है, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि हमको कब बनाना है, किस तरह से बनाना है। क्योंकि उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये उपचुनाव आम चुनावों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इसमें कोई भी चुनाव का जो परिणाम यदि विपरीत हुआ भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के भी, कांग्रेस यदि फिर से इसको वापस अपनी सीटें नहीं ले पाती है तो वो भी आगे आने वाले सालों के लिए सपना नहीं देख पाएगी कि वो सत्ता में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चैलेंज है कि वो जिस तरह से झोली में गिरी है वो झोली में रखे सरकार। तो वो एक चिंता वो तो है ही कि किसी तरह का असंतोष या ऐसा कोई संदेश ना जाए लोगों के बीच में कि जो है पार्टी में फूट पड़ गई है, जो लोग आए हैं उनको लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार कवायद चल रही है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हमने देखा था जयभान सिंह जी पवैया आए, अनूप मिश्रा जी भी आए, अलग अलग लोग आए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अपनी बात पार्टी के सामने रखी। शायद यही सारी जो चीजें, जो एक्सरसाइज चल रही है, जो सामने जो दिख रहा है चेहरा, वो यही बता रहा है कि स्थितियां सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। स्थितियां सामान्य होती तो इतना देर नहीं लगता, भले ही आप राष्ट्रीय कार्य समिति ना बन पाई हो, प्रदेश कार्य समिति ना बन पाई हो। ये जो मौजूदा दृश्य है, मंत्रिमंडल एक अलग चीज होता है, संगठन एक अलग चीज होती है। सरकार का जो काम है और खासकर जो इस तरह का जो माहौल है, हर जगह हर आदमी, आप देखिए कि कई विभागों में बहुत सारी एक्टिविटीज होनी है, जो हमको देखता है कि मुख्यमंत्री के पास ही विभाग है, तो कैसे काम होगा? गवर्नेंस अलग चीज है, संगठन अलग चीज है। तो ये जो विलंब है वो विलंब बहुत असाधारण है और ये असाधारण विलंब बताता है कि असाधारण ही असंतोष है। असाधारण असंतोष की तरफ जा रहा है, असाधारण विलंब। रजनीश अग्रवाल जी, ये आकलन है दिनेश गुप्ता जी का और उनके आकलन पर आप रिएक्ट करें उससे पहले एक सवाल मैं भी कर देता हूं कि ये जो चुनाव होगा ये शिवराज बनाम कमलनाथ होगा या सिंधिया बनाम कमलनाथ होगा? सर, देखिए, पहली बात तो जो आदरणीय दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब ये निर्णय हो रहा था, सिंधिया जी समेत तमाम विधायक और मंत्री अपने अपने पदों से त्याग करके, विधायक तो थे, मंत्री तो थे, 6 मंत्री कैबिनेट के थे, उनको त्याग करके आए हैं। तो पूरा मंथन की प्रक्रिया
भाजपा में भी चली है, उनके भीतर भी चली है। और हमें भी ये संगठन के नाते, क्योंकि हम कुकरमुत्ते की तरह चली हुई पार्टी नहीं, हमें भी अंदाज है कि कहां किससे क्या फर्क पड़ने वाला है और किस प्रकार का हमें निर्णय और समाधान करना है। ये सब सुनियोजित है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि विलंबित नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा कि लॉकडाउन के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना सुनिश्चित था और वो आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। अब तो खत्म हो गया लॉकडाउन भाई, निर्णय अब सारे काम होने लगे। अब कल दो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। बात आपने कही जो दूसरी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की प्रक्रिया रहती है, उसके कारण अभी दिल्ली में भी आपने देखा होगा कैबिनेट की बैठक चल रही है 2 दिन से लगातार। तो रहते हैं आप, ये हम और आपकी प्रायोरिटी में हो सकता है, बाकी नेतृत्व की प्रायोरिटी में आज या कल में ना हो, कभी बाद में हो। दूसरी बात, जो बात आपने कही, मैंने आपके ही चैनल पर आपके ही सवाल में पिछले दफा भी कहा था कि चेहरा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का घोषित तौर पर और अधिकृत तौर पर है ही, पर चूंकि ये सीटें कांग्रेस सिंधिया जी के चेहरे पर जीती थी, इसलिए प्रचार अभियान में सिंधिया जी का भी महत्व उतना ही रहने वाला है जितना कांग्रेस के कमलनाथ जी के बंटाघाट 2 को परास्त करने के लिए और आवश्यक होगा। और कई प्रकार के अभी कांग्रेस के नेता और देखिएगा किस प्रकार से हिलने और डुलने वाले हैं, क्योंकि बंटाघाट 1 और बंटाघाट 2 से त्रस्त कांग्रेस में कई नेता अभी भी बैठे हैं। कई नामों को आप लोगों ने उच्चारित भी किया था बीच बीच में। आने वाले समय में कई प्रकार के खुलासे भी होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय कई प्रकार वहां से जो है वो छटेंगे और कई खुलासे वो होंगे कांग्रेस के बारे में, तो समझ में आ जाएगा। जो नए नवेले नेता कांग्रेस में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे खुलासों के लिए आपके लोग भी जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। ये पिछली बार भी कहते थे कि आपके लोग इनके संपर्क में और ले आए थे ये लोग भाई, तो देखिए ऐसे नहीं हो, इस बार ये फिर कह रहे हैं कि आपके लोग हैं इनके संपर्क में। डींगे तो खूब हाँकते थे पहले, ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पहले खूब डींगे हाँकते थे सरकार के। थोड़ा रुक जाओ, हो गई बात। अरे सुन लिया करो रजत, सुना करो रजत। क्या है कि ये अभी कह रहे थे कि सिंधिया के चेहरे पे, तो सिंधिया के चेहरे पे अगर वो 5 सीटें लोकसभा में थी जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अच्छे मार्जिन से जीता था, और 4 महीने बाद खुद सिंधिया गए, खुद का चेहरा 5 सीटें पे 20,000 से नीचे एक भी सीट नहीं आ रहे, ये उस हारे हुए चेहरे पे दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक तरफ ये बात करते हैं और दूसरी तरफ बिकाऊ लाल मिलावट सिंह कहते हैं चेहरा सिंधिया होगा, पैनल बीजेपी का होगा। यह आपके चैनल के ऊपर डिबेट में था, तो पहले तो ये तय करे कि इनका चेहरा कौन सा है और ये हारने के लिए किस चेहरे को दे रहे हैं, क्योंकि जनता साफ करने वाली, क्योंकि जनता ने पहले भी आपको जनादेश नहीं दिया था और अब भी जनादेश नहीं देना है। ये तो माथा किसका रखना है, किसके सर पे फोड़ना है, उस जनादेश को देखने का काम कर रहे हैं। और ये हिलने डुलने की बात कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल कर लेते 2 तारीख को, या राज्यसभा से पहले करके बता दे। अगर ये कर सकते हो तो समझ में आ जाएगा किधर हिलने वाले, किधर डुलने वाले हैं और किस प्रकार की स्थिति है। जिस दिन मंत्रिमंडल और केंद्रीय नेतृत्व में इतना है, तो मध्य प्रदेश में कोरोना के इस काल में जब भीषण संकट, जब वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जरूरत होती है, जब ट्रांसपोर्ट की वित्त मंत्री की जरूरत होती है, तब अगर मंत्रिमंडल नहीं बनाया तो इसके बाद क्यों बनाते हो? मुख्यमंत्री भी हटा के चीफ सेक्रेटरी से चलवाने लग जाओ। अगर अधिकारियों के भरोसे ही ना कैबिनेट है, ना जनता का जनतंत्र है, और संविधान के मुताबिक कम से कम 12 लोगों की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। स्पष्ट है कि ये घबराहट में, डर में है, और जिस दिन चुनाव आएगा ये भार पार हो जाएगा। चलने वाली कमलनाथ जी ने 17 जनवरी से लेकर और 20 मार्च तक क्या किया सबको पता है, और बाद में आप पत्रकारों से कहा इतना बड़ा हो जाएगा, हमें पता नहीं था, मतलब पता ही नहीं था उन्हें कितना बड़ा हो जाएगा। क्या किया? जो हुआ सो हुआ। जिस प्रकार की नेता आप क्या कर रहे हैं ये बताओ, अब तो 3 महीने से आप क्या कर रहे हो ये बताओ। अरे हमने जो करा, हमने तो कांग्रेस पार्टी की जो कारनामे हैं, आपने क्या करा 3 महीने में, ये तो बताओ। मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन रहा? जनता जान चुकी है, मंत्रिमंडल बना दोगे? ऑलेज बेल अपने सीना ठोक कर कहते रहे, इससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। 24 की 24 सीटें हारेंगे ये, 24 की 24 सीटें, 24 की 24 डींगे। इनके बहुत नेता मंत्री हाँपते थे जब कमलनाथ जी की सरकार जाने की बेला थी। क्या हुआ? अभी चुनाव आएगा, सब आ जाएगा, सब चुनाव आ रहा है, पता चल गया। हाथ में क्या आया, जो था हाथ में वो भी चला गया। सिंधिया जी के समर्थक तो छोड़ो, दिग्विजय सिंह जी के समर्थक भी भाजपा ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब दिनेश गुप्ता, बहुत देर से नहीं गए हम तीसरे मेहमान की तरफ, दिनेश गुप्ता जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, कौन सी ऐसी सीटें आपको लगती हैं, और ग्वालियर चंबल कितना आसान लगता है सिंधिया जी के लिए? 16 सीटें सबसे ज्यादा वहीं से हैं, और वहां जीत गए तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे इलाके हैं उनके जहां से उनके लोग हैं। बमोरी भी चलो उन्हीं के इलाके में हम डाल देते हैं, गुनावाला भी उन्हीं का इलाका है, तुलसी सिलावट उन्हीं का इलाका है मान लेते हैं। तो कौन सी ऐसी सीटें आपको लगता है कि जहाँ पे
ताकतवर होगी कांग्रेस या मुश्किल होगी बीजेपी को? देखिए, पूरे जो ग्वालियर चंबल अंचल है वहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है वो है एक लीडरशिप की, क्योंकि जो लीडरशिप हम 4 दशक से देख रहे हैं वो यदि अचानक हट जाती है तो एक समस्या होती है। तो जो लीडरशिप होगी, लीडरशिप के साथ साथ जो कैंडिडेचर है, हम ये देख रहे हैं ये केवल ग्वालियर चंबल की स्थिति नहीं है प्रवीण जी, कि पिछले जो है 1.5-2 दशक में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से नेतृत्व उभरना चाहिए था बड़े पैमाने पर, उतना नेतृत्व उभरा नहीं, क्षेत्रों में भी नहीं उभरा और राज्य स्तर पर भी नहीं। ये जो समस्या है जो हम कांग्रेस पार्टी में आज राष्ट्रीय स्तर पर भी ये समस्या देख रहे हैं वो है नेतृत्व की समस्या, और नए चेहरे नहीं है, लोग नहीं है। इसके कारण ये जो है कांग्रेस पार्टी को तो कई जगह से समस्या है, और जो समस्या आती है वो आती है कि पोलिंग स्टेशन पर जो है वर्कर की समस्या आती है, उसके मामले में भी कांग्रेस पार्टी कई बार कमजोर होती है। जो जिसके पास जो है मैन पावर होता है, जिस नेता के पास, वही जो है ताकतवर होता है, वही चुनाव जीत पाता है। और अब आप जब देखिए कि आपका जवाब पूरा लेता, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी कही जाती है, बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती है, लेकिन ये बात सही है कि ये भी ह्यूमन बीइंग है सब। लंबा अगर इंतजार आप कराओगे तो असंतोष लंबा होगा। अभी ट्वीट है, बयान है, फिर और भी कुछ शक्ल में आ सकता है, लिहाजा इसे भांपना पड़ेगा बीजेपी को भी, अन्यथा कांग्रेस जो क्लेम कर रही है कहीं वो सही भी ना हो जाए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।